Hello ji, assalamu alaikum. This is Musanna Ahmed and today we are here with another episode of Unseen Equation और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमार अब्दुल्ला से ग्रेविटी के बारे में। अब जब हम ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है, ग्रेविटी डिस्कवर कैसे हुई और डिस्कवर जिस बंदे ने की उसने हमारी ज़िंदगी हिसाब में डाल दी। जैसा कि हम सबको पता है कि सर आइजैक न्यूटन दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पे गिर गया एक सेब और उसके बाद दुनिया के सारे बच्चों की ज़िंदगी हो गई हराम। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, ग्रेविटी होती क्या है। और ये देखने में तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगता है बट इसके अंदर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हम डॉक्टर अमार अब्दुल्ला से आज क्लियर करेंगे। अस्सलाम डॉक्टर अमार अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं मुसन्ना। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, बचपन से हम पढ़ते रहे हैं कि सर आइजैक न्यूटन दरख्त के नीचे बैठे थे, उनके सर के ऊपर एक सेब गिरा और उन्होंने उस सेब के गिरने से ग्रेविटी डिस्कवर की। तो डॉक्टर साहब, ग्रेविटी को आप सिंपलर वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, कोई भी दो ऐसी चीज़ें जिनका कोई मैस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। सपोज़ जिस तरह आप बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ, ऑल्दो हमारे बीच की जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही वीक हैं, बट अगर दो चीज़ें जिनका कोई मैस हो सकता है, अगर वो ठोस चीज़ें हैं, मैटर से बनी हुई चीज़ें हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ दी फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस में वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी आती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस भी आती हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ी थी और इस पे हमने बात भी की थी इन द पॉडकास्ट जिसमें हम सेल्फ असेंबली की बात कर रहे थे। सो ग्रेविटी इज़ वन ऑफ दैट फंडामेंटल फोर्स, ऑल्दो इट इज़ वेरी वीक। मतलब आपके और मेरे बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट वो इतनी वीक है कि हम उसको फील नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली फेल्ट इन वेरी लार्ज हेवनली बॉडीज, जैसे कि बहुत बड़ी सन की जैसे एक पुल है, ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से अर्थ इसके गिर्द घूम रही है, या अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से हम फील करते हैं, या न्यूटन ने फील किया कि जो कोई भी चीज़ है जैसे सेब है वो उसके सर पे गिर रहा है। सो ग्रेविटी बेसिकली इज़ अ फोर्स जो दो कोई मैस, जो भी दो चीज़ें जिनके दरमियान मैस होगा तो उसके बीच में ये फोर्स होती है। और हमारी जो ये दुनिया बनी भी है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनी है। जब बिग बैंग थ्योरी जो है वो भी यही कहती है कि बिग बैंग जब हुआ तो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस हुई, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के करीब आए और कंडेंस होने के बाद वो गैलेक्सीज बनना शुरू हो गई। जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था ना वो प्रिवेल करता रहा कि दो बॉडीज़ जिनका मैस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट आइंस्टाइन ने इसको एक न्यू वे से एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ग्रेविटी बेसिकली उसने इसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक्सप्लेन ऐसे किया कि उसने कहा पूरी जो यूनिवर्स है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेस टाइम कॉन्टीन्यूम, या स्पेस टाइम का एक फैब्रिक ऑफ शीट। उसने कहा उसकी जो पेपर था उसमें उसने कहा कि पूरी यूनिवर्स में एक स्पेस टाइम फैब्रिक है और जहाँ कहीं पे कोई मैस वाली बॉडी प्रेजेंट होगी वहाँ पे वो जो फैब्रिक है वो कंडेंस हुआ है। उसके लिए उसने वार्पिंग का वर्ड यूज़ किया कि वो जैसे एक जगह पे इकट्ठा हुआ है और जहाँ कहीं स्पेस टाइम इकट्ठा हुआ होता है वहाँ पे फोर्स एक पैदा होती है और चीज़ें उसकी तरफ खिंचती हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे सन है, सन के इर्द गिर्द जो स्पेस टाइम कॉन्टीन्यूम है या स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है वो इतना कंडेंस्ड हुआ है, वो इतना खिंचा हुआ है चारों तरफ से, ऑल्दो हमें नज़र नहीं आता। बट आप इस तरह समझिए कि जो स्पेस है वो जहाँ जहाँ मैस प्रेजेंट होता है वहाँ पे वो खिंची होती है और उसके करीब से कोई भी चीज़ गुजरेगी तो वो चूंकि वहाँ पर एक कंडेंसेशन है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ मूव कर जाएगी। दिस इज़ द बेसिस ऑफ ग्रेविटी। आइंस्टाइन ने इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू ऐसे एक्सप्लेन किया। अच्छा, इससे मेरे जहन में एक सवाल आता है डॉक्टर साहब के जी। हमारी स्पेस के अंदर बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं अभी तक, और यूनिवर्स तो बहुत बड़ी है। तो अगर इस थ्योरी से रिलेट करके हम ये सोचें कि सन जो था वो इतना मैस उसका इतना बड़ा था कि काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट्स उसके आसपास सर्कल करना शुरू हो गए, तो आर देयर एनी अदर जिस तरह गैलेक्सीज हैं, लेकिन इज़ देयर एनी बिगर स्टार जो इस सारी गैलेक्सी को अपने इस तरफ खींच सकता है? जिस तरह एक बिग बैंग हुआ और वो एक पॉइंट था जिसके बाद सारी चीज़ें दूर होती गई, बट ग्रेविटी की वजह से तो वो चीज़ें करीब आनी चाहिए। तो ऐसा कोई स्टार अभी तक डिस्कवर हुआ है जिसकी तरफ हर चीज़ अट्रैक्ट हो रही हो? बिल्कुल ये पॉसिबल है। हमारी लकीली हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इससे जो करीब तरीन गैलेक्सी है वो 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। वो इतना दूर है कि उसका ग्रेविटी का इफेक्ट इतना ज़्यादा है नहीं। अगर सपोज़ किसी दो गैलेक्सीज के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल में आ जाती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर से क्रॉस करके निकल जाती हैं, यानी कि वो फैब्रिक
जो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम का फैब्रिक है वो बिल्कुल कंडेंस होता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं। लेकिन ज़ाहिर है गैलेक्सी इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेलेस्टियल बॉडी जिनके बीच में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। सो वो एक दूसरे के करीब से होकर निकल जाती। बहुत सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से मे बी कोलाइड भी करते होंगे। दैट इज़ द रीज़न कि हमारी अर्थ पे भी एट सर्टन टाइम्स कोई ना कोई ऐसी प्लानिटरी बॉडी आके एंटर हो जाती है एंड देन वो कहीं ना कहीं गिर भी जाती है। सो ये इफेक्ट बिल्कुल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर टाइम जो है वो डिफरेंट है, और जब हम ज़्यादा दूर नहीं जाते और हम मून की बात करते हैं तो हम वहाँ पे कहते हैं कि जो है वो टाइम डिफरेंट है, और हमें ये कहा जाता है कि क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी डिफरेंट है और मून की ग्रेविटी डिफरेंट है, इस वजह से इन दोनों की जो वहाँ टाइमिंग है वो डिफरेंट हो जाती है। हाउ डज़ दैट अफेक्ट? देखिए, आज तक हम जो ये सुनते आ रहे हैं ना बचपन से, जो हमें पढ़ाया भी जा रहा है, वो ये है कि जब कभी कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे मूव करता है तो टाइम डायलेशन हो जाती है। जैसे हम ये एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते थे कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट किसी स्पेसशिप में बैठेगा और ट्रैवल पे जाएगा और उसकी स्पेसशिप बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब, सो टाइम उसके लिए डायलेट हो जाएगा और उसके पीछे हम लोगों को के लिए टाइम ऐसा होगा कि वो जब वापस आएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा साल गुजर गए होंगे। सो उसके लिए टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और टाइम डायलेशन शुरू हो जाएगी। टाइम डायलेशन होती क्या? टाइम डायलेशन ये होती है कि सपोज़ एक इंडिविजुअल है, वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है इन अ स्पेस शिप, राइट, और आप 10 मिनट बाद वापस आ गए। तो आप जब 10 मिनट बाद वापस आएंगे तो मे बी दुनिया में 10 साल गुजर गए होंगे। दिस इज़ कॉल्ड टाइम डायलेशन। आपके लिए वो 10 मिनट गुजरे हैं, लेकिन जब आप ये ट्रैवल करके वापस आएंगे तो दुनिया के लिए 10 साल गुजर गए होंगे। दिस इज़ कॉल्ड टाइम डायलेशन एंड दिस हैज़ बीन प्रूव्ड इन मैनी एक्सपेरिमेंट्स। जैसे एक एक्सपेरिमेंट था हेफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट 1971। उसमें एक 2 प्लेन्स थे, एक को वेस्ट साइड पे मूव किया और एक को ईस्ट साइड पे मूव किया, और दोनों के अंदर ऐसी स्पेशल क्लॉक्स थी जो टाइम को बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ चेंज को भी मेजर कर रही थी। सो चूँकि वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर, दोनों की स्पीड्स एड अप हो गई क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो ये प्रूव हुआ है कि दोनों के टाइम डिफरेंट हो गए, दोनों के लिए टाइम परसेप्शन डिफरेंट थी। ठीक है। सो आज तक हम ये सोचते थे कि मे बी सिर्फ स्पीड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सपोज स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम डायलेट हो जाएगा, आपके लिए टाइम परसीव डिफरेंट होगा आपको, और पीछे जो लोग रह जाएंगे जो स्लोअर स्पीड्स में, ज़ाहिर है जो दुनिया में है वो स्लो स्पीड पे मूव कर रहे हैं, उनके लिए टाइम डिफरेंट होगा। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि टाइम सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल अगर आप मूव करते हैं तो टाइम के अंदर एक परसेप्शन आपको डायलेटेड फील होती है। बट नाउ ग्रेविटी का भी इसमें रोल है। ग्रेविटी, सपोज अगर किसी एरिया में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी टाइम डायलेशन हो जाती है। सपोज एक कोई ऐसा प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा है, सो अगर वहाँ पे कोई इंडिविजुअल होगा उसको टाइम स्लोअर गुजरता हुआ फील होगा, यानी कि उसको फील तो ऐसे ही होगा जैसे हमें फील होता है, बट सपोज वो वहाँ पे 5 मिनट गुजार के वापस आएगा तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजर गया होगा जहाँ पे ग्रेविटी उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है। सो अब नाउ वी कैन से दैट नॉट ओनली स्पीड बट ग्रेविटी इटसेल्फ हैज़ समथिंग टू डू विद टाइम परसेप्शन। इस थ्योरी के मुताबिक जो हमारा मून है इस पे जो टाइम है दैट इज़ स्लोअर देन अर्थ, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है और यहाँ पर जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो एज़ कम्पेयर टू मून, क्योंकि मून की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी में बहुत माइनर फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो इस वजह से जो टाइम के परसेप्शन में जो चेंज आता है वो बहुत माइन्यूट है, तो इसलिए वो फील नहीं होता। वो टॉकिंग अबाउट एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज अ ब्लैक होल की ग्रेविटी पुल बहुत ज़्यादा होता है। उसका ग्रेविटी पुल इतना ज़्यादा होता है कि उसके करीब से लाइट भी गुजरती है तो वो उसके अंदर ही बेंड होकर चली जाती है, और उसका जो इवेंट होराइजन होता है ब्लैक होल का भी मैं बता, तो ब्लैक होल एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके बीच में सिंगुलैरिटी होती है जो बहुत ज़्यादा कंडेंस इनफिनाइट मास होता है। सो इनफाइनाइट मास अगर किसी भी स्पेस टाइम कंटिन्यूम में होगा सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन ऑफ दैट फैब्रिक शीट या स्पेस टाइम कंटिन्यूम की बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन, वो कंडेंसेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से लाइट भी गुजरती है ना, ऑल्दो लाइट जो है वो फोटोन से बनी है, उसके अंदर इटसेल्फ मैटर नहीं है, आप लाइट को ग्रेविटी से बेंड नहीं कर सकते, सही, बट वो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो लाइट को भी बेंड कर लेती है और लाइट बेंड होके उसके अंदर चली जाती है और वो इसी वजह से ब्लैक दिखता है,
क्योंकि वो सारी लाइट एब्जॉर्ब भी कर रहा है, उसमें से कोई चीज़ एमिट नहीं हो रही। सो जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटी चूँकि इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे टाइम तकरीबन ज़ीरो के करीब होता है। यानी कि जो बंदा वहाँ जाएगा, बाकी शायद पूरा यूनिवर्स, पूरा अपना लाइफ टाइम स्पैन भी पूरा हो जाएगा और उसके लिए वो एक मोमेंट ही होगा। अच्छा, तो इस तरह तो देखा जाए तो जहाँ पर जाके टाइम इन्फिनिट हो रहा है, तो हमें तो यही कहा गया है कि जन्नत और दोज़ख के अंदर टाइम जो है वो इन्फिनिट होगा, कोई मेजर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो मे बी सो इट एक्सप्लेन्स कि देयर आर सम प्लेसेस इन दिस यूनिवर्स जहाँ पे टाइम इनफाइनाइट रहेगा, मतलब कि हमारी दुनिया के मुकाबले में। या आपने इसकी हदीस भी सुनी होंगी जिसमें कहते हैं कि क़यामत का एक दिन दुनिया के 1000 दिन के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह की आप बातें सुनते हैं। सो मे बी दीज आर रिलेटेड टू टाइम परसेप्शन, कि जहाँ कहीं भी क़यामत का दिन, क़यामत जहाँ पे भी हो रही होगी, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ और वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होएगा टाइम का। सो बिल्कुल। तो इस तरह जन्नत और दोज़ख में भी कहते हैं कि दोज़ख के अंदर, जन्नत के अंदर जो ज़िंदगी है वो इन्फिनिटी की ज़िंदगी है। जो वहाँ पर जाएगा जन्नत में वो फिर हमेशा वी कांट प्रूव एंड वी डोंट नो एग्जैक्ट फैक्ट कि ये ऐसा कैसे होगा, बट इस परसेप्शन से अगर आप देखें तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंडेबल लगने लगती हैं। अदरवाइज तो आप कहेंगे कि वो शायद कोई मैजिकल स्टफ़ है जो ना कभी किसी ने सुना ना कभी। अब थ्रू मॉडर्न साइंस एंड मॉडर्न फिजिक्स वी कैन से दैट कि दीज आर सर्टन कॉन्सेप्ट जिसको हम ये कह सकते हैं कि मे बी इट हैज़ अ रोल टू अंडरस्टैंड सच कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है। आपको पता है 2010 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST उसने एल्यूमिनियम एटॉमिक क्लॉक्स बनाई और उन्होंने ये प्रूव किया कि सिर्फ 33 सेंटीमीटर की हाइट, यानी कि हमारे, आपको पता है ना, हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वो कम होता जाता है। तो सिर्फ 33 सेंटीमीटर ऑफ हाइट से भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइम परसेप्शन चेंज होता है। यानी कि अगर सिर्फ 33 सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट पे भी हम एटॉमिक क्लॉक के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया कि 33 सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट को भी अगर हम इतनी सी हाइट पे भी जो टाइम परसेप्शन में चेंज है वो उन्होंने फील किया। और यही कॉन्सेप्ट GPS के जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, मोस्टली इन एयरक्राफ्ट्स, ज़रा हमारी गाड़ी तो बहुत स्लो चलती है ना, बट एयरक्राफ्ट जो बहुत तेज़ स्पीड पे मूव कर रहे हैं और हाइट पे भी मूव कर रहे हैं, सो उसमें इसका इम्पैक्ट है। एंड GPS नाउ यूज दिस टेक्नोलॉजी एंड दिस एक्सपेरिमेंट टू एग्जैक्टली लोकेट अ पॉइंट ऑन दिस ग्लोब। और वो ऊपर या नीचे भी लोकेट कर सकते हैं कि हाइट कितनी है। और मतलब हाइट अगर सपोज नीचे होगी तो वो टाइम परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। सपोज एक एयरक्राफ्ट है, उसने 5000 किलोमीटर ट्रैवल करना है एक स्पेसिफिक हाइट पे, तो उसका जो ग्लोबल GPS के सिस्टम के थ्रू टाइम टू अराइवल होएगा वो नहीं होएगा जो कोई गाड़ी पे सेम ट्रैवल करके पहुंचेगा अगर सेम स्पीड की कैलकुलेशन करें। सो उसमें थोड़ा सा जो चेंज आता है उसको हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर करते हैं कि डिफरेंस आया और हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं जो भी कैलकुलेशन होगी इसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग अक्सर मूवीज़ में देखते हैं और मूवीज़ के अलावा भी अगर हम कहीं टाइम ट्रैवल की या वक्त में आगे जाने की बात करते हैं तो हम लोग एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ होता है, क्वांटम का। अब क्वांटम क्या होता है ये हमें मालूम नहीं, तो क्या आप इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्वांटम क्या होता है और इसकी किस तरह से ये अफेक्ट करता है इन चीज़ों को? फिज़िक्स में बेसिकली हम मैटर को स्टडी करते हैं। सो मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी जो हमें आंख से दिखती हैं, सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं एंड देन हम फिर एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं। हम उसके मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या अट्रैक्शन है या एटम्स के अंदर क्या अट्रैक्शन है। एटम्स के बाद अगर हम सब एटॉमिक लेवल पर चले जाएं, उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। सब एटॉमिक लेवल पे ग्रेविटेशनल पुल ना होने के बराबर होता है, और चूंकि ग्रेविटेशनल पुल ना होने के बराबर होता है तो इस वजह से टाइम का जो परसेप्शन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। दैट इज़ द रीज़न कि जब टाइम ट्रैवल की बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हम क्वांटम रेल्म में या क्वांटम लेवल पर चले गए हैं एंड देन हम टाइम, चूँकि टाइम वहाँ पे कांस्टेंट हो गया है और उसका कोई ऐसा रोल नहीं, तो हम वहाँ पर जहाँ कहीं भी हम जाना चाहते हैं, सपोज हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं या पास्ट में जाना चाहते हैं, तो हम टाइम का GPS यूज़ कर लेते हैं। एवेंजर्स एंड गेम अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल से भी निचला कोई लेवल होता है, उतने छोटे हो जाते हैं और फिर वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ कहीं भी जिस जगह पे जाना चाहते हैं, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो फ्यूचर है, तो वो चले जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है? इज़ इट पॉसिबल?
थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, दैट इज़ द रीज़न कि ये मूवीज़ में भी आ रहा है ना, क्योंकि थ्योरेटिकली पॉसिबल है। मैंने अभी आपको बताया कि सपोज़ आप बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से ट्रैवल करें तो आप फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे ग्रेविटेशनल पुल वाली एनवायरनमेंट में चले जाएं जहाँ ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, सो आपका टाइम परसेप्शन ऐसा हो जाएगा कि आपके पीछे जो वर्ल्ड है वो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से टाइम गुजर जाएगा और आपके लिए टाइम बहुत स्लो होगा। आप जब वापस आएंगे तो आप फ्यूचर में जा चुके, तो दिस इज़ टाइम ट्रैवल एक्चुअली। आप फ्यूचर में जा रहे हैं ना, सो टाइम ट्रैवल तो है। सिमिलर इज़ द केस विद टाइम ट्रैवलिंग, पास्ट में भी है। जैसे आप सपोज हम किसी को भी देख, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आई एम सीइंग यू इन पास्ट, यानी कि आपसे लाइट मेरी आंखों तक पहुँचने में जो थोड़ा सा टाइम लगा, आपको मैं उस टाइम से पिछला टाइम पे देख रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम सीइंग यू इन पास्ट। और अगर हम आसमान में सितारे देखते हैं तो वो सितारे शायद उस सितारे से जो लाइट हमारे तक आ रही है, अगर सपोज वो 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, सो 2 मिलियन लाइट ईयर्स गुजर चुके हैं उस लाइट को आपके तक हाँ, अब हम उसको पास्ट में देख रहे हैं। 2 मिलियन लाइट ईयर्स अगो वो कैसा दिखता था, हम वो देख रहे हैं। या हम टेलीस्कोप में किसी भी प्लैनेट को देखते हैं, या पिछले दिनों सारे प्लैनेट्स अलाइन हुए हुए थे, तो हम अगर किसी प्लैनेट को भी देखते हैं तो वो हम बेसिकली पास्ट में देख रहे होते हैं। सपोज हमारे पास बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है जिससे हम इन्फिनिटी तक दूर देख सकते हैं। सो मे बी हम बिग बैंग को होते हुए भी देख लेंगे। वो मतलब हम अल्टीमेट पास्ट में भी जा सकते हैं कि जब ये यूनिवर्स क्रिएट भी हो रही थी, हम उसको भी देख सकते हैं। सो पास्ट को तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम उसमें ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, इट हैज़ समथिंग टू डू विद थ्योरीज़ के थ्योरीज़ तो हैं कि हम ऐसे मे भी ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, बट ना कभी किसी ने ट्रैवल किया, ना कोई ऐसे एटॉमिक क्लॉक्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कोई ऐसा प्रूव भी नहीं हुआ। बट ट्रैवलिंग इन फ्यूचर हैज़ बीन प्रूवन, टाइम डायलेशन हैज़ बीन प्रूवन, टाइम के परसेप्शन चेंज होना इट हैज़ बीन प्रूवन, कि हम टाइम को परसीव डिफरेंट लेवल्स पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि अब हम फ्यूचर में मूव कर सकते हैं। फ्यूचर में मूव कर सकते हैं, तो अगर तो फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी तक हुआ है जिसके अंदर कोई इंसान फ्यूचर में मूव कर गया हो? देखें, ये बड़ा एक ना इसको ये एक बहुत ही पैराडॉक्स है कि सपोज़ अगर पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है और सिर्फ फ्यूचर में ही जाना पॉसिबल है, सो अगर आज से कोई फ्यूचर में गया भी होगा, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। वो कभी पास्ट में आके बता नहीं सकता कि मैं फ्यूचर में ठीक ठाक पहुंच गया हूँ। सो हम हमेशा, हमारा टाइम फ्लो हमेशा टुवर्ड्स फ्यूचर ही रहेगा। सो ये एक है। सिमिलरली अगर सपोज़ हम किसी तरह उस लाइट को कैप्चर कर सकें जो इस अर्थ पे तब पड़ी थी जब यहाँ पर डायनासोर्स अलाइव थे, सो अगर हम उस लाइट को भी देख लेंगे तो भी हम पास्ट में इतना पास्ट देख सकते हैं कि हमें, या सपोज़ आप दुनिया से इतना दूर ट्रैवल कर जाएं कि 5 बिलियन लाइट ईयर्स, हाँ, हम टूवर्ड्स दी बिग बैंग मूव कर जाएं, ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। आपको उसको मूव करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से डबल नेगेटिव स्पीड पे मूव करना पड़ेगा। बट सपोज़ अगर आप ऐसा मूव कर जाते हैं तो आपको डायनासोर्स वाली दुनिया दिखेगी। बट अगेन इट्स, चूँकि आप नेगेटिव स्पीड पे तो मूव नहीं ना कर सकते। बट ये थ्योरेटिकली तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था क्वांटम फिज़िक्स की। क्वांटम फिज़िक्स की बात का हर मूवी में भी, और टाइम ट्रैवल और जो कोई भी ऐसी थ्योरेटिकली पॉसिबल बट येट टू बी डिस्कवर्ड और येट टू बी प्रूव्ड जो कोई भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके लिए क्वांटम का वर्ड्स क्योंकि क्वांटम लेवल पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अनयूजुअल होती हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि एट क्वांटम लेवल देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड क्वांटम एंटेंगलमेंट। सपोज एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें 2 पार्टिकल्स थे एंड दे वर बिलीव्ड टू हैव बीन एंटेंगल्ड थ्रू क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगल्ड का मतलब क्या है कि वो हम मतलब एंटेंगल्ड को हम एक डिफरेंट नॉर्मली यूज़ करते हैं जो वर्ड, तो हम ये कंसेप्ट करते हैं कि यार वो फंस गया या लाइक उसके साथ। एग्जैक्टली। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट ये होती है कि कोई से भी 2 पार्टिकल क्वांटम लेवल पे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। वो कैसे लिंक्ड होते हैं, नोबडी नोज कि उन दोनों की कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। नाउ दीज 2 पार्टिकल्स, वो जितने मर्जी दूर हों, वो मिलियंस ऑफ लाइट अवे दूर भी हों, अगर एक पार्टिकल में कोई भी चेंज हम प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरे में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है।
जिससे ये प्रूव होता है कि दीज टू आर कनेक्टेड। इसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, एंड ये सिर्फ क्वांटम लेवल पे ही होता है, यानी कि हमारी आपस की लाइफ में शायद नहीं होता, लेकिन क्वांटम अब तो ऐसी थ्योरीज भी आने लगी हैं कि मे बी आवर हार्ट हैज़ अ क्वांटम फील्ड जनरेटर, और उस क्वांटम फील्ड जनरेशन की वजह से देयर इज़ अ थिंग इन विच हम ये कहते हैं कि टू हार्ट्स आर कनेक्टेड। जैसे आपको कभी फील होता है ना कि एक इंसान सपोज़ यहाँ पे है और उसका हार्ट अगर किसी से कनेक्टेड है और दूसरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसको थोड़ा सा फील हो। आज से पहले तक ये मिथ होती थी या लोग, इंडियन मूवीज़ में होता था कि बहन को मार पड़ी होती थी, वो दूर से कहती थी भैया, और भाई 700 किलोमीटर। हाँ वो तो खैर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड स्टफ है ना, बट नाउ साइंस, मैं आपको लिंक्स भी बताऊंगा ऐसे रिसर्चेस की, नाउ साइंस हैज़ प्रूव्ड कि देयर हैज़ बीन सम लिंक टू इट। हमारा हार्ट भी क्वांटम फील्ड जनरेट करता है, ज़ाहिर है हर चीज़ एटम से बनी है और एटम के अंदर क्वांटम फील्ड भी है। सो क्वांटम एंटेंगलमेंट इज़ वन थिंग। देयर इज़ अनदर थिंग विच इज़ कॉल्ड क्वांटम सुपरपोजिशन। वो ये होती है कि क्वांटम लेवल पे कोई भी चीज़ अगर जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते वो अपनी रियलिटी शो नहीं करता। इसको हम ऑब्जर्वर इफेक्ट भी बोलते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट ये होता है कि किसी भी क्वांटम लेवल की बात हो रही है, इट्स नॉट द फिजिकल लेवल। क्वांटम लेवल पे कोई भी पार्टिकल है वो अपनी रियलिटी उस वक्त तक शो नहीं करता जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। मैं एक्सपेरिमेंट से आपको समझाता हूँ। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था जिसमें 2 स्लिट्स बनी होती थी और उसमें हम फोटोन की बम्बार्डमेंट करते थे, और जब हम कोई डिटेक्टर लगाते थे तो आगे ऐसा फील होता था कि जैसे वो फोटॉन्स ही हैं और 2 लाइंस बन जाती, क्योंकि ज़्यादा 2 स्लिट्स थी और पीछे से फोटॉन्स आ रहे, फोटॉन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उसके आगे 2 छोटी छोटी स्लिट्स बन जाती थी शैडोज़ की। एंड द मोमेंट हम डिटेक्टर हटा देते थे तो वो बजाय 2 स्लिट्स बनने के एक डायफ्रैक्शन पैटर्न आता था, जैसे शायद ये पार्टिकल्स नहीं हैं बल्कि 2 लाइट वेव्स हैं जो उन 2 स्लिट से जब बाहर निकलती हैं तो आपस में सुपर इम्पोजिशन करती हैं और रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनना शुरू हो जाता। सो जैसे ही हम डिटेक्टर लगाते थे वो इंटरफेरेंस पैटर्न घूम जाता था और 2 लाइंस आ जाती थी। इसको साइंटिस्ट ने कहा कि ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है। ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब यह है कि व्हेन एवर देयर इज़ एन ऑब्जर्वर जो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होगा एट क्वांटम लेवल, तो उस चीज़ की रियलिटी चेंज हो जाएगी। ये तो धोखा है। ये बिल्कुल धोखा है, इसीलिए तो इस्लाम में कहते हैं ना ये दुनिया एक धोखा है। एग्जैक्टली मतलब जब हम देखते हैं तो वो अपनी हाँ, श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट, ये श्रोडिंगर एक था, उसने एक डब्बा लिया और उसमें एक बिल्ली बंद कर ली और बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे थे। उसने वो डब्बा सामने रखा और कहा कि बताएं इसमें बिल्ली ज़िंदा है या मुर्दा है। आप बताएं, आपके ख्याल में ज़िंदा है या मुर्दा है? जिंदा है। हाँ, आपने देखा उसको? हो सकता है अंदर मर गई हो सकता है उसको सांस ना आ रहा हो, अंदर मर गई हो। तो श्रोडिंगर ने भी ये क्वेश्चन रेज किया कि आपको कैसे पता वो जिंदा है? फिर आधे लोगों ने कहा मे बी मर गई है। उसने कहा आपको कैसे पता कि वो मर गई है? फिर उसने कहा जब तक हम इस बॉक्स को ओपन नहीं करेंगे वी कांट बी सो श्योर कि वो जिंदा है या मुर्दा है। सो उस कैट की रियलिटी हमारे ऑब्जर्व करने के साथ जुड़ी हुई है। सो ऑब्जर्वर इफेक्ट भी यही कहता है कि कोई भी चीज़ रियल है जिसको हम टच कर सकते हैं वो रियल इसलिए है कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी के ऊपर तो बहुत सारी थ्योरीज बनी हुई हैं जिसको हम बोलते हैं कि मे बी वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। अभी रिसेंट 1-2 पेपर्स मैंने पढ़े जिसमें ये चीज़ प्रूव हो गई है कि वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। इस्लाम में भी यही है कि जब इंसान मर जाएगा तो उसकी आंख खुल जाएगी कि मैं तो एक धोखे की ज़िंदगी में था। तो वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। और कुरान की एक आयत भी है कि अल्लाह ताला कहता है कि हमने ये कायनात बनाई है और इसका निज़ाम चला रहे हैं और हर वक्त इसको मुशाहिदा किए हुए हैं। वी आर, मुशाहिदा मीन्स ऑब्जर्विंग, वी आर ऑब्जर्विंग इट। सो साइंटिस्ट से कि ये जो यूनिवर्स है दिस इज़ ऑल रियल जस्ट बिकॉज समवन इज़ ऑब्जर्विंग इट। अगर कोई इसको ऑब्जर्व ना करे तो ये विद इन सेकेंड्स ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ नॉट रियल। सो इट शोज़ के, और ये सारा कॉन्सेप्ट हमें कैसे पता चला? थ्रू क्वांटम फिज़िक्स। सो क्वांटम फिज़िक्स का वर्ड या क्वांटम रेल्म का वर्ड या क्वांटम मैकेनिक्स का वर्ड किसी भी मूवी में वो इसलिए डाल देते हैं क्योंकि वो ऐसी अनरियल चीज़ें बताने शुरू कर देते हैं जो सिर्फ क्वांटम रेल्म से ही प्रूव हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टाइम ट्रैवल की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ये थ्योरी के अलावा भी पॉसिबल है? देखिए, मूवीज़ में, साइंस फिक्शन में तो पॉसिबल है। साइंस फिक्शन में प्रूव भी हुआ हुआ है, मूवीज़ में दिखा भी देते हैं, ये देखें ऐसे हो सकता है। जैसे एक चीज़ आज से पहले तक एक मूवी थी, सबसे पहले जो मैंने देखी थी वो थी
बैक टू द फ्यूचर, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। उसके साथ लिंक्ड एक कॉन्सेप्ट है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये होता है कि सपोज आप पास्ट में चले गए और आपने अपने ग्रैंडफादर को किल कर दिया, सो नेचुरली आपको मर जाना चाहिए। आप एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। और आज तक साइंटिस्ट ये समझते थे क्योंकि ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसकी वजह से इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सो मे बी ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप पास्ट में जाएं। ऑल्दो मल्टीवर्स थ्योरी ने इसको भी प्रूव कर दिया कि अगर आप सपोज पास्ट में चले भी जाएं समहाउ और अपने ग्रैंडफादर को किल कर दें तो भी आप एग्जिस्ट करेंगे। हाउ? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब जो आप पास्ट में जाके ग्रैंडफादर को किल कर रहे हैं तो आपकी जो यूनिवर्स वो एक डिफरेंट ब्रांच बन गई है, जो कि नई मल्टीवर्स की एक नई ब्रांच बन गई। सो नाउ यू आर लिविंग इन अनदर यूनिवर्स जिसमें वो ग्रैंडफादर बंदा है ही नहीं और आप एक बंदे हैं जो ओरिजिनल में मे बी आप ना हो, बट एक ये नई ब्रांच बनी, इसको मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। सो मल्टीवर्स थ्योरी ये होती है कि सपोज हर मोमेंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस ब्रांच आउट कर रही हैं फ्रॉम एनी मोमेंट, और उसके नेक्स्ट मोमेंट पे जितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस बन रही हैं उन्हीं मोमेंट से दोबारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस बन रही हैं। यानी कि हर मोमेंट पे ब्रांचेस बनती जा रही हैं। इट्स योर विल कि आप क्या डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ और आपके यूनिवर्स उस तरफ चल पड़ती। यानी कि आपकी यूनिवर्स के आप सेंटर हैं, आप फोकल पॉइंट हैं, आप जो डिसीजंस लेते हैं उसके हिसाब से आपकी लाइफ मूव करती है और आप यूनिवर्स आपकी शेप होना शुरू हो जाती है, राइट? इसको हम मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। सो अब जितनी भी टाइम ट्रैवल की मूवीज़ हैं उसमें मल्टीवर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी आज से पहले तक तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स होता था, जैसे टाइम बैक टू द फ्यूचर मूवी में था, बट नाउ इन एवेंजर्स, इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, क्वांटममेनिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अब जितनी भी मूवीज़ आती हैं उसमें ये मल्टीवर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी है कि अगर सपोज आप पास में जाके कुछ चेंज कर भी देंगे तो भी आपकी ओरिजिनल रियलिटी पे फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि आप एक नई ब्रांच बना के एक नए यूनिवर्स में चले जाएंगे। मैं आपको इस्लामिक वे में बता दूँ, जैसे आपने सुना होगा कि इंसान से रिलेटेड जितनी भी उसकी तकदीर है दैट हैज़ बीन रिटन इन द टेबलेट, लोहे महफूज में लिख दी हुई है। और सिर्फ तकदीर को चेंज कर, दुआ सिर्फ तकदीर को, एक ऐसी हदीस भी है कि दुआ सिर्फ तकदीर को चेंज, या शेयर विल आपकी तकदीर को चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आप अपनी जो ऑलरेडी रिटन जो कोई भी आपकी है टाइमलाइन है, बेसिकली आप उसमें से भी ब्रांच आउट कर सकते हैं। आप खुद करके देख लें, आप जो काम करना चाहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी कि आप जो काम करना चाहते हैं, आप अपने आप को रोज़ाना सुबह उठ के कहें कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। आप अपने इर्द गिर्द पोस्टर्स लगा दें। सपोज आप एक गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, आप अपने इर्द गिर्द पोस्टर्स लगा दें कि मैं ये गाड़ी लूँगा। आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको ऑलरेडी ऐसे वेज पता चलना शुरू हो जाते हैं कि आप कैसे ये ख़रीद सकते हैं। मैनिफेस्टिंग। हाँ, सो ये बेसिकली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूव होता है कि जो आपने काम करना होता है, आपकी तकदीर में नहीं भी लिखा हुआ तो भी अगर आपकी शेयर विल है और दुआ है तो आपकी वो चेंज हो जाती है और एक ब्रांच रियलिटी बन जाती है जिसमें आपको वो चीज़ मिल जाती है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो है, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इस्लाम से भी प्रूव होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है ये मार्वल के अंदर भी दिखाया जाता है, तो मार्वल के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे होते हैं वो, जिसमें वो एक यूनिवर्स के अंदर होते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, बट दूसरे यूनिवर्स के अंदर अटैक हो जाता है तो दे ट्रैवल फ्रॉम वन यूनिवर्स टू अनदर यूनिवर्स। डॉक्टर स्ट्रेंज, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है एक, उसमें उन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, बेसिकली वो डिफरेंट यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो यही ऐसी वो यही कॉन्सेप्ट है उनका। या एक स्पाइडरमैन का एनिमेटेड है, मैं देखी हुई मैंने, अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, वो बहुत मज़े की, जिसमें वो एक पिक भी आया था। तो उसमें डिफरेंट यूनिवर्सेस होती हैं जिनके डिफरेंट स्पाइडरमैन्स होते हैं। ऑल द कॉमिक है बट कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो उन्होंने इससे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एक बिल्कुल रीसेंट कॉन्सेप्ट है वार्प ड्राइव का। सपोज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब कभी भी स्पेस टाइम कंटिन्यूम में एक शीट है जिसको जहाँ कहीं भी कोई मास प्रेजेंट होता है वहाँ पे वो इकट्ठा वार्प हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और उसकी वजह से ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। और जो कोई भी जितनी ग्रेविटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उसके इर्द गिर्द जो स्मॉलर बॉडीज़ हैं वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी।
सपोज हम एक ऐसी स्पेसशिप बनाते हैं जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन में अपने से आगे जो स्पेस टाइम फैब्रिक है उसको वॉर्प कर लेती है, और द मोमेंट वो उसको वॉर्प करती है तो वो स्पेसशिप उसकी तरफ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मूव करती है, एंड द मोमेंट वो उसके सेंटर के करीब जाती है तो वो वॉर्प करने का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा और आगे चला जाता है, और वो कॉन्टीन्यूसली आगे से आगे से आगे चले जाती है, और इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. सो दिस वॉर्प ड्राइव कॉन्सेप्ट हैज़ बीन नाउ इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें थोरेटिकली इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि अगर हम ऐसी वॉर्प ड्राइव बना लें तो हम लाइट की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं. सपोज आप स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करें इन दी अपोजिट डायरेक्शन. सपोज बिग बैंग के बाद हम जिस डायरेक्शन में हमारी गैलेक्सी मूव कर रही है, आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें विद दिस वॉर्प ड्राइव. सो उस वॉर्प ड्राइव से जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, सपोज स्पीड ऑफ लाइट से भी नेगेटिव में आप तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करना शुरू कर देते हैं, सो मे बी यू विल रीच इन पास्ट. अब आप जिस एरिया में पहुंचेंगे उस एरिया में भी एक दुनिया होगी जो हमारी दुनिया से पुरानी होगी. सही, और पुरानी से मतलब कि पास्ट में होगी. इट्स नॉट लाइक कि ओल्ड होगी, बट पास्ट में होगी, और हम और मूव करेंगे तो हमें उतना और वो पुराना हम टाइम नेगेटिव में चलना शुरू हो जाएगा. लेकिन हम तो दूर जा रहे हैं दुनिया से, जब हम ट्रैवल करना स्टार्ट हो रहे हैं. नहीं, हम दुनिया से तो दूर, हम टुवर्ड्स बिग बैंग जा रहे हैं ना. आपको पता है जब बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के बाद दुनिया और डिफरेंट जो सेलेस्टियल बॉडीज़ थी वो बनना शुरू हुई, तो जहाँ पर बिग बैंग हुआ था उससे अवे मूव कर रही थी. बिल्कुल. सपोज अगर हम किसी तरह से उस पास्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे भी पहुँच सकते हैं जो बिग बैंग वाला पॉइंट था. हम देख तो रहे हैं ना पुराने टाइम पे, हमारी जो नज़र है हम किसी भी मोमेंट पे स्पीड ऑफ लाइट से तो तेज़ ही है ना कि हम इतना दूर देख भी लेते हैं. सो अगर हम एक्चुअली वहाँ पे चले भी जाएं तो फिर हम तो पास में चले जाएंगे ना. आप इस तरह से सोचें. और साहब बिग बैंग से मेरे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि जब बिग बैंग हुआ तो कहा यही जाता है कि एनर्जी से मास में कन्वर्ट हुआ है, मास जो है वो फटा इन नॉर्मल वर्ड्स, और वो पूरी यूनिवर्स के अंदर फैलता गया. अब यूनिवर्स एक्सपैंड होती गई. बट हम जब उस फटने के बाद जो पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं, से कि वो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एवरीथिंग दैट वी सी टुडे, दे आर ऑल इन राउंड शेप्ड. नहीं, ज़रूरी नहीं है, राउंड शेप नहीं है. हर चीज़ हमें राउंड ही नज़र आती है. नहीं, वो हम जब मूवीज़ देखते हैं उसमें राउंड होती हैं. हमारी अर्थ भी परफेक्टली राउंड नहीं है, हमारा मून भी परफेक्टली राउंड नहीं है. बाकी ये कि जो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मोस्टली दे आर क्लोज टू अ राउंड शेप. मतलब कि तकरीबन राउंड है, आप इस तरह से कह लें. वो तकरीबन राउंड इसलिए है कि सपोज आप एक अनइवन सी बॉडी लेते हैं और उसको अपने ही इर्द गिर्द स्पिन कराते हैं. अब चूंकि उसका मास एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट है, सो उसके जो एरियाज ऐसे होंगे जो सेंटर से बहुत दूर होंगे, इट हैज़ अ टेंडेंसी कि वो ब्रेक होके इधर उधर निकल जाएं. ये मैं आपको ईजियर वर्ड में समझा रहा हूँ. सो एट द एंड अगर वो मिलियन ईयर्स तक आप उसको घुमाते रहेंगे एक सेंटर पे, तो इवेंचुअली उस सेंटर के इर्द गिर्द एक इक्वल रेडियस पे उसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न कि जो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अपने ही एक्सेस के गिर्द घूम रही होती है ओवर द पीरियड ऑफ मे बी मिलियन ईयर्स और बिलियन ईयर्स, तो वो इवेंचुअली राउंड सी दिखने लग जाती है. वैसे तो हम देखते हैं सारे राउंड में दिखते हैं. नहीं, एग्जैक्टली राउंड नहीं होते. एस्ट्रॉयड्स जो कोई हमारी दुनिया में आके हिट करते हैं वो राउंड तो नहीं होते. वो क्योंकि सीधे ट्रैवल कर रहे होते हैं ऐसे. हाँ, वो अपने एक्सेस के गिर्द घूम नहीं रहे होते हैं. जो प्लैनेट्स अपने एक्सेस के वो ऑलमोस्ट राउंड. एस्ट्रॉइड्स तो बेसिकली स्टार्स के हमारी टूटे हुए पार्ट्स होते हैं ना, दे आर नॉट. तो स्टार से कोई पार्ट क्यों टूट रहा है? कहीं पर टक्कर हो रही है उसकी. उसके अलावा भी वैसे भी टूट रहे होते हैं क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम, कोई न्यूअर स्टार है या न्यूअर प्लैनेट है. सपोज एक स्टार से कोई पार्टिकल उससे जुदा होकर अलग हो गया और उसके बाद वो उसी स्टार के गिर्द घूमने लग रहे हैं, तो वो उसी को हम प्लैनेट बोलते हैं ना. और अपने एक्सेस के गिर्द भी घूम रहा है फॉर एग्जांपल. सो इवेंचुअली वो राउंड हो जाएगा. कैसे राउंड होएगा? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स ऐसे उसके मैस में जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो घूमने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता राउंड होने लग जाएंगी. जो भी है, ये तो एक नॉर्मल प्रिंसिपल है, सेल्फ असेंबली का प्रिंसिपल है. अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम जब छोटे होते थे तो हम स्कूल में पढ़ते थे कि सूरज है और सूरज के आसपास जो है वो एक राउंड शेप में
सर्कल्स बने हुए हैं जिसमें अर्थ रोटेट कर रही है और अर्थ आपस अपने एक्सेस पे भी रोटेट कर रही है, लेकिन अब हम जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि सूरज जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और सारे प्लैनेट्स जो हैं वो इस तरह से उसके साथ साथ स्पाइरल स्पाइरल में उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गैलेक्सी है वो इन होल भी किसी तरफ ट्रैवल कर रही है। तो इज़ दिस ट्रैवलिंग ऑल्सो टूवर्ड्स जहाँ पर बिग बैंग से हम दूरी पे जा रहे थे, वही वाली एग्जैक्टली बिग बैंग बेसिकली प्रूव भी ऐसे ही हुई थी। मतलब मैं भी ये सोचता होता था कि बिग बैंग तो कभी किसी ने देखी भी नहीं होगी, तो वो प्रूफ किसी ने कैसे की कि बिग बैंग हुई है या इतने साल पहले हुई है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या डिफरेंट गैलेक्सीज़ हैं वो एक स्पेसिफिक लीनियर पाथ में चल रही हैं, और जो कोई भी लीनियर पाथ में चल रहे हैं वो एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं। यानी कि वो इसी वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है ना बेसिकली। सो जो ये गैलेक्सीज़ हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अगर हम इसके लीनियर पाथ को लाइन ड्रॉ करें तो वो सारी जितनी भी यूनिवर्स के अंदर बॉडीज़ हैं वो सारी किसी एक पॉइंट से ही स्टार्ट हो रही थी। सो इट वाज वेरी इजी फॉर साइंटिस्ट, उन्होंने उसको बस लाइंस ड्रॉ की कि कौन कौन सी गैलेक्सीज कैसे कैसे मूव कर रही हैं। थोड़ा बहुत शिफ्ट था, वो मे बी इस वजह से था क्योंकि जब कोई एक गैलेक्सी किसी ग्रेविटेशनल पुल में आ गई तो थोड़ा सा बेंड हो गई, बट ओवरऑल इफेक्ट ऐसा था कि वो फील होता था किसी एक पॉइंट से शुरू हुई। सो किसी एक पॉइंट से अगर इतनी सारी बॉडीज़ शुरू हो रही हैं, सो मे बी देयर वाज द पॉइंट जहाँ पे कोई ऐसा बिग बैंग हुआ और उसकी वजह से बॉडीज़ स्कैटर हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आज की कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो चुकी है कि जो बंदा साइंस की जिसको प्रीवियस नॉलेज ना हो वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ईजियर वर्ड्स में और ईजियर तरीके से अगर आप कोई हमें बेहतर चीज़ रिकमेंड कर सकें तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए इसमें अगर सपोज़ आप टाइम से रेलेवेंट ग्रेविटी या स्पीड या इसका जो टाइम परसेप्शन है इसको पढ़ना चाहिए तो स्टीफन हॉकिंग की एक बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, आप उसको पढ़ें, या AI के थ्रू आप उसको उर्दू तर्जुमा भी में भी कर सकते होंगे। सो वो आप पढ़ लें। बाकी अगर आप साइंस फिक्शन की दुनिया में जाना चाहते हैं सो देयर आर अ सेट ऑफ मूवीज़ जो आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट पे वन ऑफ माय फेवरेट इज़ इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर में आपको पता है दे मूव टू अ प्लैनेट विच वाज कॉल्ड मिलर्स प्लैनेट, और मिलर्स प्लैनेट वाज समवेयर नियर अ ब्लैक होल गारगेंचुआ। कोई उसको उन्होंने उसका नाम गारगेंचुआ रखा हुआ था। सो उस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल के करीब था वो। सो चूँकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा था सो वहाँ पे टाइम परसेप्शन, वहाँ टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा था। सो ये मिलर्स प्लैनेट पे जाते हैं और वहाँ पे उनका शिप ख़राब हो जाता है, एक वेव आती है, टाइडल वेव आती है और उसकी वजह से उनका शिप ख़राब हो जाता है। और वहाँ पे वो अपने जो उन्होंने कुछ मिनट्स का काम होता है उनको, वो कुछ आवर्स पे चेंज हो जाता है क्योंकि शिप स्टार्ट नहीं हो रही होती। जब वापस आते हैं तो उनका जो फेलो एस्ट्रोनॉट होता है वो कोई मेरे ख्याल 27 ईयर्स गुजर चुके हो। तो इंटरस्टेलर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, जिसमें टाइम ट्रेवल भी है और वो उस गारगेंचुआ वाला जो भी सिस्टम होता है जिसमें वो मिलर्स प्लैनेट पे भी जाते हैं, वो भी किसी ब्लैक होल के करीब, इवेंट होराइजन भी उसमें दिखाया हुआ है, आप ब्लैक होल भी देख सकते हैं। देन वर्म होल का कॉन्सेप्ट है कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम के दो पार्ट्स अगर हम उसको फोल्ड कर दें तो वो दो पार्ट्स जुड़ जाते हैं। सो मे बी दो, ये मुझे इस चीज़ समझ जाएगा आप मुझे इस देखिए चीज़ के बाद प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। वर्म होल आइंस्टाइन का ही कॉन्सेप्ट था कि वर्म होल सपोज एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट मे बी मैनी बिलियन ईयर्स अवे है किसी ब्लैक होल के पास। इंटरस्टेलर में ऐसा होता है कि वो किसी ब्लैक होल के पास होता है। सो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करने के लिए वो वर्म होल यूज़ करते हैं। वर्म होल ये होता है कि स्पेस एक शीट है ना, स्पेस टाइम एक शीट है। सपोज़ उस शीट फैब्रिक में जो दो पॉइंट आप शीट को ऐसे बेंड करते हैं तो वो दो पॉइंट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उसमें से अगर आप पेंसिल घुसाएं सो वो एक बीच में होल बनता है। सो इसको हम वर्म होल कहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा वर्म होल, ऑल्दो इसके लिए बहुत ही मैसिव एनर्जी रिक्वायर्ड होएगी। सो ऐसी मैसिव एनर्जी सिंगुलैरिटी ऑफ ब्लैक होल के करीब हो सकती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि वर्म होल का एक एज टूवर्ड्स ब्लैक होल था और दूसरा इस तरफ था। सो ये उससे मूव करके उस ब्लैक होल के करीब पहुंच जाते हैं और उस ब्लैक होल के करीब मिलर प्लैनेट होता है जिसमें ये टाइम डायलेशन बेसिकली हो रही होती है। सो ये इंटरस्टेलर में है ये कॉन्सेप्ट वर्म होल का। इसी को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। थॉर की मूवीज़ में देखें वो जब एक ही मोमेंट पे
फ्रॉम हिज यूनिवर्स टू अर्थ ट्रैवल करता है, तो वो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के थ्रू ट्रैवल करता है। अच्छा, इंटरस्टेलर के एंड में जब दिखाते हैं फाइनल लास्ट सीन्स जिसके अंदर उसकी बेटी बेड पे होती है और वो आता है उससे मिलने के लिए, तो उसके अंदर जो लास्ट सीन है उसमें दिखाते हैं कि जो अर्थ है वो आसमान पे भी आ रही है और साइड से भी इस तरह हाँ, उठी हुई क्योंकि है। वो एक स्टेशन पे रह रहे होते हैं। सो जो स्टेशन होता है वो बिल्कुल ऐसे Space station. स्पेस स्टेशन होता है, और वो ऐसा राउंड सा बना होता है, और वो अपने ही एक्सेस के गिर्द स्पिन कर रहा होता है, सो दैट आर्टिफिशियल ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बन जाए। सो वो स्टेशन इस तरह से बना होता है, वो अर्थ नहीं होती। अर्थ नहीं होती। अर्थ कहाँ जाती है उस टाइम पे? अर्थ को छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि उसके नेशनल रिसोर्सेज सारे ख़त्म हो जाते हैं ना। उस मूवी में अगर आप देखें, स्टार्ट से ही लोग खांसी कर रहे होते हैं और कॉर्न फील्ड लगा रहे होते हैं, क्योंकि वीट ख़त्म हो गई है, तो अब कॉर्न पे आ गए हैं सारे, वो भी ख़त्म हो रही है, प्लांट्स हैं नहीं, डस्ट बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, दुनिया इस तरफ जा चुकी होती है ना, और वो ये फाइंड आउट कर रहे थे कि मे बी हमें कहीं और जाना है, अदरवाइज तो यहाँ लोग मर जाए। आई हैव वॉच दिस मूवी लाइक 3 to 4 times मेरा ख्याल है, बट आई स्टिल डोंट ग्रास्प द कॉन्सेप्ट जो इसमें उन्होंने दिया हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब मैं अगर रैंक करूँ तो नंबर 1 पे इसको रैंक करूँगा। मेरा इस मुझे मूवी के इतना अंदर जो सीन है ना, वो डॉकिंग सीन, वो मुझे इतना पसंद है कि गूज बम्स देता है एवरी टाइम आई वॉच इट, और मैं उसका म्यूजिक भी सुनूँ तो। हाँ, वो तो और हैंस जिमर। अमेजिंग है, बट स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड द मूवी। आई वॉच्ड अदर हाँ, मूवीज फ्रॉम मेरे साथ एक दफ़ा देखे, मैं आपको एक्सप्लेन डेफिनेटली कर दूँ। इंशाल्लाह। अच्छा, फिर अगर आप सीज़न देखना चाहते हैं तो यू शुड वॉच डार्क। डार्क एक जर्मनी का सीज़न है बेसिकली। उसको वो भी नेटफ्लिक्स पे है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश सब डबिंग में भी है, इंग्लिश सब टाइटल्स में भी है। डार्क में भी टाइम ट्रैवल है इन पास्ट एंड फ्यूचर 33 ईयर्स के डिफरेंस के साथ, और वो भी एक स्पेसिफिक कोई जगह होती है जहाँ पे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा होता है। अगेन क्वांटम, उन्होंने क्वांटम फिज़िक्स की बात की हुई है, क्योंकि ऐसा कोई क्वांटम रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पीपल वर मूविंग इन एंड मूविंग आउट इन पास्ट और मूविंग आउट इन फ्यूचर। सो यू शुड वॉच डार्क। अगर किसी को टाइम ट्रैवल मूवीज़ देखने का शौक है तो डार्क उसका शौक अच्छी तरह पूरा करेगा, उसको अच्छी तरह समझा देगा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कोई मूव करे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन इज़ बटरफ्लाई इफेक्ट, मोस्टली लोगों ने देखी होती है। इट्स अ मूवी। इट्स अ मूवी बेसिकली। देन बैक टू द फ्यूचर, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जिसकी वो एक मीम भी है कि दिस इज़ क्लासिक, आई हैव सीन दिस वन, दिस इज़ क्लासिक। सो वो उसका एक मीम भी है कि आई हैव सीन दिस वन, दिस इज़ क्लासिक, क्योंकि वो बेसिकली पास्ट में चला जाता है और कोई शो का प्रीमियर हो रहा होता है टीवी के ऊपर, और चूँकि वो पास्ट में जाता है उसको तो पता है ये तो बहुत ब्लॉकबस्टर शो है, और वो कहता है आई हैव सीन दिस वन, दिस इज़ अ ब्लॉकबस्टर, और बाकी सारे उसको देखते हैं कि ये तो आज ही आ रहा है इसने, क्योंकि बैक एंड पास्ट तो VCR भी नहीं थे, वो डायरेक्ट लाइव ही चलता था जो भी चलता था, वो कहते हैं ये इसने पहले कैसे देख लिया। देन इफ़ यू वांट टू सी टाइम ट्रैवल मूवी विद सस्पेंस तो आप 12 मंकीज़ देख सकते हैं, ब्रैड पिट की। हाँ, दिस इज़ वेरी गुड, आप देखें। फिर एज ऑफ टुमारो है, टॉम क्रूज। एज ऑफ टुमारो तो एक गाने का नाम भी है। अगर आपने नीड फॉर स्पीड खेली है तो नीड फॉर स्पीड का मेन सॉन्ग था एज ऑफ टुमारो। आई डोंट नो, बट एज ऑफ टुमारो एक टाइम ट्रैवल की है, बहुत अच्छी मूवी है। ओके, देन देयर इज सोर्स कोड, जेक गिलेनहॉल। सोर्स कोड 7 मिनट्स रिपीट होते जाते हैं बार बार। ओह यस, आई हैव हर्ड दिस वन। हाँ, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। वेरी इंटरेस्टिंग। सोर्स कोड के बारे में मैंने सुना हुआ था, मेरे जहन में था कि मैं उसको देखूँ। आई डेफिनेटली वॉच इट। सो ये कुछ हैं मूवीज़ जो आपको इंटरेस्ट इस डायरेक्शन में इंटरेस्ट डेवलप करेंगी थ्रू फिक्शन, एंड देन यू कैन लर्न अबाउट इट and then you can discuss about it. And if you want to see any other movie like Source Code, you should watch Palm Springs. ये बिल्कुल लेटेस्ट है, आप वो भी देख सकते हैं। So these all movies will give you a little information, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद हैव यू वॉच्ड टेनेट? बिल्कुल, टेनेट भी मैंने देखी है। उसमें आप देखें नेगेटिव एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है कि जो टाइम एक साइड पे ट्रैवल कर रहा है तो उसको वो बैक साइड पे भी ट्रैवल कराना शुरू कर देता है, जिसमें एंट्रोपी नेगेटिव होती है। और जब एंट्रोपी नेगेटिव होती है वो सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि सांस लेने के लिए हमेशा डिफ्यूजन होनी चाहिए, और डिफ्यूजन हमेशा
फ्रॉम This is why they were wearing वो इसीलिए masks. जब वो पास्ट में जाते हैं तो वो मास्क पहन लेते हैं, क्योंकि अब वो सांस कैसे लेंगे, मैंने क्योंकि मूवी देखी है 2-3 दफा, लेकिन मुझे ये concept समझ नहीं वो आया। सांस देखें, ऑक्सीजन ने मूव करना है, वो हमेशा हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे जाएगी। जब आप नेगेटिव टाइम में चले जाएंगे वो लो से हाई में जाने लग जाएगी तो इंसान तो मर जाएगा। सो उसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सो वो मास्क पहन रहे होते हैं। इसी तरह उनकी फ़ाइट भी बहुत कैलकुलेटेड है। आप फाइट भी देखेंगे तो आपको बहुत अजीब सी फाइट लगेगी, क्योंकि एक बंदा पास्ट में ट्रैवल कर रहा है और एक फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा है, जैसे हम सब फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हैं। सो टेनेट इज़ अ ब्यूटीफुल मूवी। वो बहुत कम लोगों को समझ आती है, बट मैंने भी को 5-7 दफ़ा तो देखी है एटलीस्ट। मैंने ज़िंदगी में ना एक दफ़ा नशा किया था, तो अस्तगफिरुल्लाह। उस नशा करने के बाद ना मेरा दिमाग बड़ा घूमा, और नशे के दौरान ही अपने दोस्तों को कहना शुरू हो गया कि भाई आई एम 100% श्योर कि क्रिस्टोफर नोलन बहुत हैवी नशे करता है, कि वो इस तरह की मूवीज़ बनाता है। हाँ, जैसे इंसेप्शन है, लोगों ने कहा कि इंसेप्शन है, इंटरस्टेलर है, टेनेट है, आप जो भी उसकी मूवी उठा के देखते हैं वो इतनी माइंड फक है कि इंसान सोचता ही रहता है। इंसेप्शन मुझे मेरा ख्याल है 4 से 5 दफ़ा देखने के बाद समझ आई कि एंड, क्योंकि एंड वाले सीन पे लोग कहते हैं कि भाई बताओ क्या हुआ था। इट वाज लेफ्ट फॉर द was a ऑडियंस। dream, हाँ। और काफ़ी 3-4 दफ़ा देखने के बाद मुझे समझ आया कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट, जो वो लट्टू घुमा रहा होता है। और फिर मैंने कहा अच्छा हाँ, वो कौन, अभी वो ड्रीम में ही था। इसी तरह इंटरस्टेलर, आई वॉच इट सेवरल टाइम्स बट आई स्टिल कैन नॉट ग्रास्प द कॉन्सेप्ट अभी तक। और अभी टेनेट पे मुझे लगता था यार टेनेट मैं समझ गया हूँ, बट नाउ यू टेलिंग मी दैट, तो मुझे लग रहा है कि वो भी मेरे उसके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो एक बंदा जो ये सब बना रहा है, जो मूवीज़ बना रहा है इस तरह की, और जो कि एक आम बंदे को 6 से 7 दफ़ा देखने के बाद समझ आती है, तो वो बंदे, उस बंदे का अपना ब्रेन क्या चल रहा होगा और वो किस किस तरह के नशे करता होगा जिसके बाद उसका माइंड इतना एक्टिव होता होगा। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं या स्टोरी लिखने वाले हैं, वो जब कोई मूवी बनाते हैं वो उस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। डेफिनेटली। सपोज वो मूवी अगर इंटरस्टेलर बना रहे थे, सो दे कंसल्टेड फिजिसिस्ट किप थॉर्न के बहुत ज़्यादा भी क्लिप्स भी आते हैं टू डिपिक्ट द रियलिस्टिक टाइम डायलेशन इफेक्ट्स नियर अ ब्लैक होल। ब्लैक होल की जो उन्होंने 3D प्रेजेंटेशन दिखाई है वो भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। मतलब वो इतनी रियलिस्टिक है कि नाउ फिजिसिस्ट से उस वक्त तक ये बिल्कुल अभी एक जेम्स वेब टेलीस्कोप, बिल्कुल। हाँ, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप उस वक्त नहीं बनी थी जब इन्होंने ये दिखाया था। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप से जब हम देखते हैं स्टार्स को, तो वो वही डिपिक्शन होती है जो इंटरस्टेलर में दिखाई हुई है। सो दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम। उसका रीज़न ये था कि फिजिसिस्ट को भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ था अपने डायरेक्शन में भी, स्टोरी टेलिंग में भी, स्टोरी राइटिंग में भी। सो वो रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे नहीं करते जैसे पाकिस्तानी ड्रामाज है ना, बस 4 बंदे होते हैं, एक बड़ा सा घर लेते हैं और महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और बस मूवी बना देते हैं जिसमें ड्रामा बना देते हैं जिसमें सास बहू का मसला, शादी का मसला, शादी के बाद तलाक का मसला, तलाक के बाद दोबारा शादी का मसला, फिजा शिजा का मसला, भाई इस किस्म के फ़िज़ा शिज़ा का कम ऑन, मतलब फ़िज़ा शिज़ा का मसला। मतलब आई सीरियसली बिलीव कि कोई ऐसा है, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कोई यू नीड ओनली अ सिंपल कॉन्सेप्ट, उसको आप बेहतर डायरेक्ट करके आवाम के सामने क्यों नहीं रखते। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस कि आप शादी का मसला, शादी के बाद तलाक हो गई, तलाक के बाद फिर शादी हो गई, शादी में उसको वो पसंद आ गया, उसको उसका कज़न पसंद है, कज़न शराबी है, कज़न नशा कर रहा है, उसको वो लड़की नहीं पसंद, लड़की को वो लड़का नहीं पसंद। मतलब ये इससे बाहर नहीं जाते। इससे ज़्यादा जबकि आप हॉलीवुड को देख लें, वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, वो कोई मूवी बनाते हैं तो उसके पीछे साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है। वो कोई आर्ट मूवी भी बनाएंगे ना, वो कोई इमोशनल मूवी भी बनाएंगे तो उसके पीछे भी सपोज़ वो कोई सीन दिखाएंगे तो वो इमोशनल ब्रेकडाउन होता कैसे वो दिखाएंगे, उसमें उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो क्या फील कर रहा होता है। आप उसकी कभी मूवी के कोई भी सीन अगर बहुत डेप्थ आपको फील हो ना, आप उसको यूट्यूब पे लिखें और उसके नीचे कमेंट्स देखें, तो लोग उसमें नीचे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि इस वक्त उसने ये फील किया और ये वो ऐसा फील कर रहा है और ये ऐसा, जो आपने नहीं देखी होगी, लेकिन लोग ऐसे उसको कर रहे होते हैं। इससे साबित होता है कि जो बनाने वाले थे उन्होंने इन सब चीज़ों का ख्याल रखा था। आपको वो शायद पहली गो में नहीं पता चला, बट लोग उसको परसीव कर रहे हैं। जब हम रियलिटी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ देखेंगे तो फिर हमारी कंजम्पशन में मज़ा भी आएगा। स्पीकिंग ऑफ विच, आपने इटर्नल सनशाइन ऑफ अ स्पॉटलेस माइंड नहीं देखी होगी? नहीं, वो मूवी ज़रूर देखें। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स पॉसिबल राइट नाउ, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो यही हैं। और उसमें उन्होंने जो इमोशंस फील कराए हैं एक कपल के, वो इतने ज़्यादा हैं कि लाइक गाय वाज इन 30s, उसको भी वो बहुत इमोशनल लगती है। मैं आपको बताता हूँ परसूट ऑफ हैप्पीनेस। आई लव दैट। आप देखें परसूट ऑफ हैप्पीनेस से मिलती जुलती कहानियाँ
पाकिस्तान में अनगिनत होंगी, कितने बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा जो कुछ इवेंचुअली मिल भी जाता है। आप बहुत से लोगों को देखेंगे जिन पहले हालात ठीक नहीं थे, आहिस्ता 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 उनके सर पे वालदैन नहीं थे और वो कैसे करके, बट किसी ने कभी इसको ड्रामा नहीं बनाया इस पे, या इस पे कोई मूवी नहीं बनाई। सो ये लैक तो करते हैं ना हम जितना मर्जी कहना जी, पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड कौम है, पाकिस्तानी थोड़ा सा ऐसी कौम भी है जो जो काम सही से नहीं करते। सो जो इंटरस्टेलर का जो म्यूज़िक है वो हैंस जिमर ने बेसिकली बनाया। सो क्रिस्टोफर नोलैन और हैंस जिमर बताता है कि क्रिस्टोफर नोलैन मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे ऐसा म्यूज़िक चाहिए जो फादर और डॉटर के लव के ऊपर हो और वो बहुत ज़्यादा डीप सेंसेशनल म्यूज़िक होना चाहिए। और कहते हैं मैंने जब म्यूज़िक उसके लिए बनाया फादर का लव सोच के, मतलब उसको नहीं पता था कि ये मूवी स्टार्स के ऊपर है। रियली? हाँ, उसने फादर लव के ऊपर वो मूवी वो सारा, और आप देखें कि वो पूरी मूवी घूमती भी इन दोनों के करीब ही है। बेटी और बाप के आपस के प्यार के ऊपर है। उसने उसके ऊपर वो म्यूज़िक बनाया। क्रिस्टोफर नोलैन, ये एक टॉक शो में मैंने सुना, क्रिस्टोफर नोलैन उसके पास गया, उसने वो म्यूज़िक सुना और उसने कहा दिस इज़ परफेक्ट। जब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने बताया, उसने पूछा कि मूवी की स्टोरी बताएं। उसने जब बताया कि वो स्टार्स होंगे और यूँ होगा और टाइम ट्रैवल हो रहा होगा और वो, कहता है आई वॉज एस्टोनिश्ड कि ये इसने म्यूज़िक मुझसे क्या बनवाया है और मूवी क्या बना रहा है। बट आप वो देख लें मास्टरपीस, मूवी में ऐसा फील होता है। फिर डॉकिंग वाला सीन उसने कैसे मैच किया उसके साथ? नहीं, वो बेसिकली ये जो कोई भी ऐसे म्यूज़िक्स हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको बूस्ट कर रहे होते हैं ना। ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक होता है, लोग क्यों ओपरा सुनने जाते हैं ऑर्केस्ट्रा, वो क्या एक औरत ऊंचा सा आ कर रही होती है, क्यों सुन रहे होते हैं उसको? बेसिकली वो वहाँ जब जाते हैं उनको इमोशनली फील होता है, वो कनेक्टेड हो जाते हैं उसके साथ। सो ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक में बहुत पावर होती है। लोग लाइव ऑर्केस्ट्रा सुनने जाते हैं और वो लाइव पैसे दे के, हाँ, वॉयलन लाइव, आप सोचें 200 वॉयलन लाइव जब बज रहे होते हैं ना, उसकी ठीक ठाक आपको वेव्स होती हैं, वो आपको फील होती हैं। सो वो इतना फीलिंग वाले कि आप देखें डॉकिंग कर रहे हैं ना, वो उस डॉकिंग के अंदर भी ऐसे है म्यूज़िक की वजह से। बेसिकली आप म्यूज़िक के बगैर देखें, आप म्यूज़िक के बगैर देख के देख लें, वो वाला इफेक्ट नहीं आएगा। म्यूज़िक हैज़ इट्स रोल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर शेयरिंग ऑल दिस। आज तो बहुत मज़ा आया, बड़े मज़े के कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े रिलेटेड टू ग्रेविटी एंड टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन स्पेशली, जो कि मुझे कभी समझ नहीं आती थी, बट आज डॉक्टर साहब ने इतना अच्छे तरीके से समझाया कि मुझे भी समझ आ गया। एंड स्पेशली द पार्ट वे वी डिस्कस्ड अबाउट मूवीज़। इंटरस्टेलर मैंने जैसा बताया 3 से 4 दफ़ा देखी थी, बट कभी समझ नहीं आती थी। इसमें भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स है जो अमार भाई ने मुझे आज बताए, टेनेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया, जो कि मेरी वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़। बट स्टिल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप के हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में भी आपके लिए मज़े की बातें लेके आएँ। थैंक यू सो मच मुसन्ना।